अब हमारे कुछ ऐसे फिजिकल मेथड्स होते हैं स्टरलाइजेशन के। स्टरलाइजेशन देखो, माइक्रोबायोलॉजी में स्टरलाइजेशन या स्टराइल एरिया या स्टराइल चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ नहीं है, आप नहीं परफॉर्म कर सकते हो ये सारे लाइक टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं कर पाओगे। बहुत क्रूशियल है स्टरलाइजेशन किसी भी मेडिसिन में या किसी भी फील्ड में, हमारी माइक्रो की, मेडिसिन की, किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई भी माइक्रोबियल लाइफ है किसी भी फॉर्म की, इंक्लूडिंग स्पोर्स को, ठीक है, स्पोर्स को शायद नहीं कैटेगराइज करते हम लोग कि भाई तू अलग से है, तो नहीं करते, तो उसको भी ऐड किया गया है स्पोर्ट्स को कि भाई तू बुरा दिल पे मत ले, तुझे भी हमने वो अपने साथ इंक्लूड कर लिया है। इसको भी इंक्लूड करके बोल दिया है कि भाई अगर इनका एलिमिनेशन नहीं हुआ तो आपका पूरा जो इंडस्ट्री है वो ख़राब हो सकती है, प्रोडक्ट का वेस्टेज हो सकती है या कंटामिनेशन हो सकता है। अब इसके लिए फिजिकल मेथड है, जैसे या तो ड्राई हीट को यूज़ करके इनको मार दो या मॉइस्ट हीट को यूज़ करके मार दो। दो ही तरीके के स्टरलाइजेशन इन्होंने बताए हैं जो हम कैसे याद रखेंगे। एक तो हमारा जो स्टरलाइजेशन का मेथड है, स्टरलाइजेशन के दो मेथड हैं, या तो आप ड्राई हीट मेथड यूज़ करो या आप मॉइस्ट हीट मेथड को यूज़ करके स्टरलाइज करो, ठीक है। यही दो पर्पस हैं, काम वही है, स्टरलाइज करना। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कैसे होता है। अब ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हॉट एयर को यूज़ करके मॉइस्चर को डिवॉइड किया जाता है या मॉइस्चर को हॉट एयर के थ्रू हटाया जाता है, जिसकी वजह से ये लेस एफिशिएंट है हीट ट्रांसफ़र के टाइम पे। अगर आप कंपेयर करोगे इसको किसके थ्रू, मॉइस्ट हीट मेथड से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तो इराडिकेट हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा उसको, प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा। इसमें क्या होता है जब स्टरलाइज करते हैं ना हीट के थ्रू, एक तो आपका जो बैक्टीरिया है उसको क्या होगा, एक तो ऑक्सीडेटिव डैमेज होना पड़ेगा, उसको इतना ऑक्सीडेटिव डैमेज के थ्रू गुजरना पड़ेगा, और उसका जो प्रोटीन था, हम प्रोटीन को डीनेचर कर रहे हैं। एक चीज़ ये होती है, अगर बैक्टीरिया को मारना है ना, उसके प्रोटीन को डीनेचर कर दो, उसको हाई टेम्परेचर पे अगर आप लंबे समय तक रखोगे ना, बहुत हीट में रखोगे, बहुत टेम्परेचर ज़्यादा ही हाई है, तो वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इरेडिकेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनका ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाएगा, प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा, अब एनर्जी नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएंगे वो। अब इसमें आपका हॉट एयर अवन आता है। हॉट एयर अवन में क्या होता है, इंसुलेटेड चैम्बर है, आपकी लैब्स में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा हॉट एयर अवन। वहाँ पे क्या होता है, जैसे हॉट एयर सर्कुलेट होगी 160 to 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, आप उसमें हॉट एयर को सर्कुलेट करो और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इरेडिकेट हो जाएंगे। अब टेम्परेचर में क्या होता है, अगर आपका 160 है तो 2 घंटे के लिए यूज़ करो, 170 है तो 1 आवर के लिए यूज़ करो, 180 है तो 30 मिनट्स के लिए सफिशिएंट है अगर आपको स्टरलाइजेशन करना है, ठीक है। ये कंडीशन स्टैंडर्ड्स हैं। अब प्रिपरेशन कैसे करोगे, आप इंश्योर करो आपका आइटम क्लीन हो और कम्प्लीटली ड्राई हो। ऐसा नहीं है कि भैया अपने बर्तन गीले लेके भागे फिर रहे हो, अपने अपरेटस जो हैं वो गीले लेके घूमते फिर रहे हो, और फिर जाके उसको पहले उसको क्लीन करो, अच्छे से ड्राई करो। ड्राई करने के बाद उसको अपना रैप करके एल्यूमिनियम फॉइल में उसको रखो, ठीक है। हीट रेजिस्टेंट कंटेनर्स को में रख दो या फिर उसको रैप करके एल्यूमिनियम फॉइल है उसमें रख दो। फिर आप उसको लोड करो अवन में। अवन में लोड करने के बाद उसके पैरामीटर सेट कर दो, और जब उसको जैसे आप हीटिंग एक्सपोजर या मॉनिटरिंग कर रहे हो तो उसको देखो, प्री हीट करना है, टाइमिंग बिगिन होगा, मॉनिटर करोगे कितने टाइम तक, देन आपको उसको कूल डाउन होना है। जैसे ओवन आपका हो जाएगा, पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपका हो गया है, आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो था वो 2 आवर्स का था, मान के चलो 2 घंटे आपने रख लिया, आप उसको बंद कर दो, छोड़ दो, कूल डाउन होगा। जब आप उसको खोलोगे तो उसमें कंटामिनेशन नहीं होगा, ठीक है, वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कंटामिनेंट से फ्री है। मैरिज क्या होता है, ये एनहाइड्रस मटेरियल्स जो होते हैं उनके लिए आइडियल मेथड है। आपका ग्लासवेयर है, आप अपने वो ग्लासवेयर लेकर भागे फिर रहे हो, बर्तन लेकर भागे फिर रहे हो, डायरेक्ट कुछ भी आप माइक्रोबायोलॉजी में डायरेक्टली नहीं यूज़ करते सकते जब तक कि आप उसको स्टरलाइज ना करो। एफिशिएंटली स्टरलाइज करने से आपका रिजल्ट भी अच्छा आता है, कोरोजन नहीं होगा, नो कोरोजन, पेनिट्रेट नहीं करेगा थिक मटेरियल से, अगर देखा जाए हाई टेम्परेचर झेल पाएगा। लॉन्गर टाइम पे अगर आप करोगे तो चांसेस है मॉइस्ट हीयर, तो
एक तरीके से ज़्यादा लंबा समय लग सकता है मॉइस्ट हीट के कंपैरिजन में। टेम्परेचर हीट सेंसिटिव मटेरियल को नहीं यूज़ कर सकते आप। एनर्जी सेंसिटिव है थोड़ा, इसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए कि आपको एक टेम्परेचर मेंटेन करना है अगर हाई टेम्परेचर पर रखना है। ग्लासवेयर और मेटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, पाउडर ऑयल्स है या वेस्ट डिस्पोजल है तो पर्टिकुलरली उस टाइम हम इनको यूज़ करते हैं। अब आपका मॉइस्ट स्टरलाइजेशन क्या है, ये हमने ड्राई पढ़ लिया। अब मॉइस्ट में क्या होता है, हम स्टीम को यूज़ करते हैं। हमारी जो स्टीम है वो अंडर प्रेशर है, उसको यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं हम, स्टीम अंडर प्रेशर, करेक्ट। उसके थ्रू क्या होता है, प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। बैक्टीरिया का जो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएगा, साथ ही साथ कोएगुलेशन हो जाएगा। तो हमारा जो बैक्टीरिया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो इरेडिकेट हो जाएगा। ये मेथड ज़्यादा एफिशिएंट है अगर आप कंपेयर करोगे इसे ड्राई हीट से, जो दूसरा पहला मेथड हम पढ़ के आए हैं। क्योंकि क्या होता है, स्टीम पेनिट्रेट कर जाती है मटेरियल में इजीली, इफेक्टिवली ट्रांसफ़र होता है हीट का और साथ ही साथ बहुत जल्दी काम होता है। अब आप देख के आ रहे हो यहाँ पे 121 डिग्री सेल्सियस 15-20 मिनट के लिए लगा दो, 134 पे 30, वहाँ हम क्या कर रहे थे, 160 को 2 घंटे रखो, 170 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटा रखो, 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स रखो। मतलब इतना लंबा समय कौन स्टरलाइज करेगा। या तो आप सुबह ही अपना 4 बजे उठो, डायरेक्ट लैब में पहुंचो, अपना करो, तब जाके आप अपने कॉलेज टाइमिंग पर तो आप फिक्स या ये बोलो स्टार्ट कर पाओगे, या एक दिन पहले करके जाओ। तो जो ये मॉइस्ट हीट है स्टरलाइजेशन, ये बेटर है ड्राई हीट के कंपेयर में। अब क्या होता है, आप अपने आइटम को ऑटोक्लेव में रख दोगे, ऑटोक्लेव में एक सेफ कंटेनर या रैप कर दोगे ऑटोक्लेव पेपर में, उस पे रखोगे। ऑटोक्लेव फिर भी इजी पड़ जाता है। इसमें क्या होता है, 120 डिग्री सेल्सियस हम यूज़ करते हैं, 15 से 20 मिनट लगाने होते हैं। अगर आप ब्रॉथ के लिए अगर कॉनिकल फ्लास्क देखोगे ना, तो आप मोस्टली यही चीज़ फॉलो करोगे, मॉइस्ट हीट को ही, जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है, इसी मेथड को यूज़ करके आप वर्क करोगे अपने माइक्रोबायोलॉजी में। वो डिपेंड करता है, अगर नहीं है ऑटोक्लेव देन इट डिपेंड्स क्या करना है आगे, बट यही प्रोसीजर फॉलो होगा। आप ऑपरेशन देखोगे, खोलोगे, ग्लव्स देखना पड़ेगा, स्टीम को निकलने देना है, इसमें स्टीम यूज़ होने वाली है। मेरिट्स यस, इफेक्टिव रहेगा स्टरलाइजेशन, ज़्यादा यूज़ कर पाओगे, पेनिट्रेशन अच्छा है इसका, स्टीम पोरस मटेरियल में पेनिट्रेट कर पाता है, थोरो स्टरलाइजेशन है। डीमेरिट ये है, मॉइस्चर डैमेज कर सकता है कुछ मटेरियल को, कोरोजन हो सकता है, मेटल इंस्ट्रूमेंट है, अगर टाइम टू टाइम इसको देखा ना जाए तो कोरोजन हो सकता है। अब थोड़ा सा हाई प्रेशर इक्विपमेंट है तो यार देखो, इसमें चांसेस हैं एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो वो थोड़े से अवॉइड करने चाहिए, थोड़ा केयरफुल रहना है। लैब में ऑलरेडी हमारे SOPs होते हैं, उसमें यही लिखा होता है कि भैया यार ध्यान से करो, जो करो अपनी ग्लव्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी सब रख के चलो। एप्लीकेशन में हमारा मेडिकल में आप यूज़ करोगे, माइक्रोबियल या माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया के टाइम पे यूज़ करते हैं, जब हमें अपना अगार या ब्रॉथ मीडिया को स्टरलाइज करना होता है ना, वही चीज़ मैंने बोली, कॉनिकल फ्लास्क में आप जब ब्रॉथ बनाते हो तो क्या करते हो, उसको स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव में रखते हो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स के लिए 120 डिग्री सेल्सियस पर। फार्मास्यूटिकल फूड्स हैं या फार्मास्यूटिकल्स हैं तो स्टरलाइजेशन करना है इंजेक्शंस का, तब यूज़ करते हैं, तो एज इन तब। अब कुछ ये तो थे हमारे फिजिकल गैसियस मेथड, आप मान के चलो। अब हमारे कुछ केमिकल मेथड्स आते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, उसमें जैसे केमिकल गैसियस स्टरलाइजेशन, ये बहुत इफेक्टिव मेथड है। इसमें जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है, फिजिकल में देखो हीट सेंसिटिव मटेरियल का कोई नहीं लेना देना। अब जैसे कुछ सेंसिटिव मटेरियल है, हब देखो, हर चीज़ ऐसा नहीं है हाई टेम्परेचर झेल सके। अब हर लोग ऐसे नहीं बने होते जो हाई स्ट्रेस या हाई प्रेशर झेल पाते हैं, सेम ऐसे ही मटेरियल होते हैं वो भी नहीं झेल पाते। तो ये केमिकल गैसियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन किन के लिए बना है, हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए। जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना या सेंसिटिव मटेरियल होते हैं उनके लिए बना है। अब जैसे मेथड है, इसमें गैसेस यूज़ करेंगे, हमारा इथाइलिन ऑक्साइड है या फॉर्मेल्डिहाइड है, इन दो को यूज़ करके हम स्टरलाइजेशन
स्टरलाइजेशन करेंगे, स्टरलाइजेशन में हम क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपका जो माइक्रोब है उसके डीएनए को अफेक्ट करेंगे। हम टारगेट क्या कर रहे हैं, अब ना स्पेसिफिक चीज़ों को टारगेट करते हैं इसमें, जैसे कि वहाँ पे हम डीनेचर कर रहे थे प्रोटीन का, ठीक है, करेक्ट। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम डिसरप्ट करेंगे प्रोटीन को, डीएनए को, देन हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिसरप्ट करेंगे, हम उसके प्रोटीन और डीएनए के साथ छेड़छाड़ करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भगा देंगे, मार देंगे। प्रिंसिपल ये है, केमिकल गैस को यूज़ करेंगे या इसमें हम केमिकल वेपर्स और गैसेस को यूज़ करके मटेरियल में पेनिट्रेट करेंगे, जिससे कि सेलुलर कंपोनेंट है वहाँ रिएक्ट होगा, वहाँ जो उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इनएक्टिवेट होगा, एक्टिवेशन से वो इनएक्टिवेशन स्टेट में चला जाएगा। अब जिसमें हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, स्पोर्स सब आ जाते हैं। अब इसमें क्या है, हम उसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के साथ छेड़ कर रहे हैं। हमारे बैक्टीरिया का जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, कोई भी एक्टिविटी है, हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, देन ओनली वो जो ऑर्गेनिज्म है वो नॉन वायबल कंडीशन में आ जाएगा। प्रोसीजर में क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, हमें डिपेंड रहना पड़ता है गैसेस पे। हम गैसेस को यूज़ करते हैं, जैसे प्रिपरेशन करना है, आपका मटेरियल जो है सबसे पहले वो क्लीन एंड ड्राई हो, उसको आप स्टरलाइजेशन चैम्बर में रख के सब कुछ कर लोगे, आप प्रॉपर अरेंजमेंट करोगे, ठीक है। गैस पेनिट्रेशन का स्टरलाइजेशन प्रोसेस में ETO स्टरलाइजेशन होगा और फॉर्मल्डिहाइड स्टरलाइजेशन, प्री कंडीशनिंग होगी, गैस एक्सपोजर होगा, एक्सपोजर टाइम रहेगा, एरेशन रहेगा इस प्रॉपर स्टरलाइजेशन में। अब जैसे क्या होगा, हमारा एक चैम्बर है, चैम्बर एक इन्वायरमेंट के साथ रहेगा, उसमें गैस को छोड़ा जाएगा, गैस क्या करेगी, अपना उसको क्लीन करेगी, स्टरलाइज करेगी, अगर उसमें कोई कंटामिनेंट है तो उसको क्लीन करेगी, उसको इफेक्ट पहुंचाएगी। फॉर्मल्डिहाइड स्टरलाइजेशन में प्रिपरेशन होगा, पहले तो आप गैस का जनरेट करोगे, एक सॉल्यूशन है हमारा फॉर्मेलिन और वाटर को, उसके थ्रू ही आपका फॉर्मल्डिहाइड गैस बनेगी, गैस में एक्सपोजर होगा, फिर देन आपका एक्सपोजर जितने टाइम का, टाइम भी देखो 3 to 12 आवर्स, टिपिकली 2 to 4 आवर्स, मतलब देख रहे हो कितना लंबा समय है स्टरलाइजेशन के लिए, बहुत वेट करना पड़ेगा। अब एरेशन की ज़रूरत है, अगर आपका रेजिडुअल रिमूव करना है, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, साथ साथ आपको देखना पड़ेगा, केमिकल इंडिकेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं, स्पोर्स स्ट्रिप्स हैं, सब कुछ देखना पड़ेगा। बैरेट से आ जाएंगे सेंसिटिव, देखो सबसे पहले तो वो खुद ही बात कर रहा था कि मैं भैया हीट सेंसिटिव मटेरियल को ट्रीट कर सकता हूँ या मैं उनका स्टरलाइजेशन कर सकता हूँ जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है। कुछ प्लास्टिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कुछ मटेरियल्स नहीं स्टैंड कर सकते हाई टेम्परेचर को, तो उनको करेगा पेनिट्रेशन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो ये मेरिट्स हैं। अब क्या होता है, अब ये जो गैसेस यूज़ हो रही हैं, देखो केमिकल गैसियस स्टरलाइजेशन था तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी करेगा, थोड़ा प्रोसेस लंबा है, इसमें स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए और आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। जहाँ पे कभी भी केमिकल्स आ जाते हैं ना, तो केमिकल्स के साथ क्या आती है, टॉक्सिसिटी आती है, ठीक है। केमिकल्स टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिसिटी लेकर आते हैं, तो उसका थोड़ा सा डीमेरिट आता है, ध्यान रखना पड़ता है। लैब्स में यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स की, मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। जब भी देखो स्टरलाइजेशन कहीं भी हो सकता है, कहीं पे भी स्टेराइल करना है तब हम यूज़ करते हैं। अब एक रेडिएशन मेथड होता है, रेडिएशन मेथड को यूज़ करके, जिसमें हमारा आयनाइजेशन रेडिएशन है। अब आयनाइज रेडिएशन में गामा रेज होती हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं। रेडिएशन से समझो, रेडिएशन को यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, स्टेरलाइज करेंगे, जिसमें क्या होगा, एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा। रेडिएशन के थ्रू क्या बनेगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। अब रेडिकल्स क्या करेंगे, वो डैमेज करना स्टार्ट करेंगे डीएनए को, और डीएनए और जो सेल है ना, जो सेल का सेलुलर कंपोनेंट है जिससे भी बना हुआ है, उसको डैमेज करेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, डेथ हो जाएगी, माइक्रोब्स की या माइक्रोबियल डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यही रेडिएशन है, इसमें गामा रेज आ जाएंगी या आपकी इलेक्ट्रॉन बीम्स आ जाएंगे, एक्सरेज आ जाएंगे, इसके थ्रू आप
लाइक माइक्रोबियल डेथ कर सकते हो, स्टरलाइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। अब क्या है, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कोई भी पैकेज आइटम है उसको रेडिएशन परमेबल मटेरियल में देख के रखोगे। देन रखने के बाद आप क्या करोगे, उसको मूव करोगे एक्सपोजर के टाइम पर कि भाई चलो तुम्हारा प्रिपरेशन हो गया, अब तुम्हें एक्सपोजर करना है रेडिएशन से। अब रेडिएशन का भी एक पर्टिकुलर टाइम डोज होगा, उसके हिसाब से करोगे। देन डोजेज के स्टैंडर्ड डोज के थ्रू ही होगा जो हमारे माइक्रोबियल लोड और रेजिस्टेंस के बेसिस पर हमें देखने को, या हम इसको पहले पढ़ेंगे ऑलरेडी प्रोसीजर को, देन ओनली उसको करेंगे, मॉनिटर करेंगे। हम इसमें इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, डोजीमीटर्स एक्यूरेट डोज डिलीवरी के लिए ज़रूरी है तो उससे कंफर्म हो जाएगा। अब मैरिट्स हैं, मैरिट्स में हमारा इफेक्टिव है, पेनिट्रेशन हो सकता है, हीट नहीं ज़्यादा चाहिए। डीमेरिट्स है, आपको स्पेशलाइज फैसिलिटीज़ चाहिए। अब सेफ्टी हैज़ार्ड हैं, थोड़े से सेफ्टी का इशू बन जाता है कि भाई रेडिएशन एक्सपोजर है तो सेफ्टी देखना पड़ेगा। अब मेडिकल सप्लाइज के टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आयनाइजिंग में हमारा क्या था, आयनाइजिंग में हमने गामा रेज यूज़ की हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज़ किए हैं, एक्स रेज यूज़ किए हैं। बट नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में हम यूवी लाइट को यूज़ करेंगे। यूवी लाइट के थ्रू हम स्टरलाइजेशन करते हैं। यूवी लाइट जैसे यूवीसी है हमारा, उसमें 200 to 280 नैनोमीटर जो उसकी वेवलेंथ है, उसको यूज़ करके हम थायमीन डाइमर्स का फॉर्मेशन करेंगे डीएनए में। अब जैसे ही थायमीन डाइमर्स का फॉर्मेशन होगा, क्या करेंगे, अब जैसे यूवीसी है वो हेल्प करेगा थायमीन डाइमर्स को बनाने में। किसको बनाने में, थायमीन डाइमर्स को। अब थायमीन डाइमर्स हमारे कहाँ बने, डीएनए में। अब रेप्लिकेशन इनहिबिट होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। जो आगे एक तरीके से रिप्रोड्यूस होने वाले थे वो नहीं हो पाएंगे, और इवेंचुअली क्या होगा, सेल डेथ। वो माइक्रोबियल डेथ को लीड ऑन करेगा। प्रोसीजर में यूवी सोर्स हो सकता है आपका, जैसे लैम्प है, एलईडीज़ हैं। आपका स्टरलाइज करोगे, जैसे सरफेस जिसको स्टरलाइज करना है उसको रखोगे। एयर, वाटर, यूवी लैम्प जो यूज़ करेंगे वो HVAC सिस्टम में यूज़ करेंगे, HVAC सिस्टम है हमारा। अब सेफ्टी प्रिकॉशंस में यूवी ब्लॉकिंग गॉगल्स स्किन प्रोटेक्शन में यूज़ करना पड़ेगा। लिमिटेशन आती है लाइन ऑफ साइट की, डिस्टेंस मेंटेन करना है। देखो, जहाँ पर रेडिएशन की बात होगी वहाँ सेफ्टी हैज़ार्ड्स होंगे ही होंगे, और आपको दोनों को देखना पड़ेगा। मैरिट्स देखो अच्छे से हो पाएगा, इफेक्टिव है, इमीडिएट एक्शन मिलेगा, केमिकल रेजिड्यूज नहीं है, सरफेस स्टरलाइजेशन लिमिटेड है, यूवी लाइट डिग्रेड कर सकता है, यूवी लाइट डिग्रेड कर सकता है प्लास्टिक को, अदर मटेरियल्स हैं, हजार्ड है हमारी स्किन, आइज़ के लिए। अब लेबोरेटरी वर्क स्पेस है, वहाँ स्टरलाइजेशन होना है तब यूज़ कर सकते हैं। एयर वाटर का प्योरीफिकेशन है, तब हम नॉन आयनाइजिंग स्टरलाइजेशन को, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन स्टरलाइजेशन को यूज़ करते हैं। देन मैकेनिकल मेथड्स, यार मैकेनिकल में आपको अपनी खुद की जान लगानी पड़ेगी, फिजिकली काम करना पड़ेगा, या लेबर वर्क करोगे। स्क्रबिंग, वॉशिंग करो, डिटर्जेंट को यूज़ करो, उसके हिसाब से सफाई करो, पीपी किट पहनो, पीपी किट के पहन के क्लीनिंग एजेंट से लेके घिस दो, रगड़ दो अच्छे से। डिसइंफेक्टेंट ऑप्शनल है, यूज़ कर सकते हो नहीं। मेरिट्स ये है, डिब्रीज वगैरह सब निकल जाती है, माइक्रोब्स एक तरीके से जो शील्ड हो गए हैं। अब इसमें लेबर इंटेंसिव है, टाइम ज़्यादा लगेगा, बट अगर आप इसको प्री स्टरलाइजेशन क्लीनिंग के टाइम पे यूज़ करो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, तब यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग है, अल्ट्रासोनिक में आप हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स यूज़ करके एक कैविटेशन बबल बनाओगे लिक्विड में। ठीक है, साउंड वेव है, साउंड वेव की वजह से कैविटेशन बबल बनेगा लिक्विड में, और वो क्या करेगा, वो पार्टिकल्स को डिसलॉज कर देगा। जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरफेस पर है ना, उसको हटा देगा या उसको अलग कर देगा। आप टैंक को फिल करो क्लीनिंग सॉल्यूशन या डी गैस से, फिर उसको मशीन के थ्रू एम्प्टी कर दो। ठीक है, देन उसको लोड करोगे, आइटम को सबमर्ज करोगे उस ट्रे में, देन उसको क्लीन करोगे टेम्परेचर सेट करके टाइम के हिसाब से। अब ये है हमारा, उसमें हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव को यूज़ करोगे। अब आप इनएक्सेसिबल एरियाज जो हैं, जहाँ इनएक्सेसिबल हैं, आप नहीं पहुँच सकते, देन उसको यूज़ कर सकते हो। आपके पास स्टरलाइजेशन मैथड है, जब ये स्टरलाइजेशन मैथड नहीं है या आपको फर्दर प्रोसेसिंग करनी ही पड़ेगी एक प्रॉपर,
अचीव करने के लिए इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी। फिर आप जैसे डेंटल क्लीनिंग है, सर्जिकल है, तब पर्टिकुलरली इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर मेंटेनेंस करना पड़ता है हर चीज़ का, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये था हमारा कि मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, इवैल्यूएशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड। अगर इवैल्यूएशन करना है, अब अच्छा चलो इवैल्यूएशन हम क्यों कर रहे हैं, हमने स्टरलाइजेशन मेथड कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया। स्टरलाइजेशन हम क्यों कर रहे थे, जैसे कि हम एलिमिनेट कर सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। आप कैसे पता कर सकते हो कि यार इस अगर हमने जिस मेथड को यूज़ किया है, चाहे वो फिजिकल है, केमिकल है, रेडिएशन है या मैकेनिकल है, A to Z आपने कोई भी स्टरलाइजेशन मेथड को यूज़ किया है, तो कितना परसेंटेज उसमें से एलिमिनेट हुआ है आपका माइक्रोबियल लाइफ, वो हमें देखनी है। तो इवैल्यूएट इसलिए किया जाता है, चेकअप है कि हाँ भाई हो गया है, क्लियर है, अब इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ को इवैल्यूएट करेंगे, एसेस करेंगे कि कितना एलिमिनेट हो गया है, जिसमें हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजस और स्पोर्स आ जाते हैं। ओवरव्यू देखते हैं कि कुछ जो कॉमन स्टरलाइजेशन मेथड है उनकी एफिशिएंसी कितने तक है, मतलब अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो कितना इफेक्टिव है। सबसे पहला हमारा ऑटोक्लेविंग है। ऑटोक्लेविंग या ये बोलो स्टीम स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं इसे। मॉइस्ट हीट आपने पढ़ा था, राइट, हमने क्या पढ़ा था, मॉइस्ट हीट पढ़ा था। उसमें यूज़ करें 121 डिग्री सेल्सियस और 134 डिग्री सेल्सियस पे अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स हम उसको रखते हैं अपने ऑटोक्लेव में। हाईली इफेक्टिव है, सारे तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें मर जाते हैं, किल कर सकता है। स्पोर्स भी है, इंक्लूडिंग स्पोर्स, और इसको हम मेडिकल या लेबोरेटरी सेटिंग्स में बहुत कॉमनली यूज करते हैं। देन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हमने क्या किया था, हमने उसमें हाई टेम्परेचर को यूज़ किया था। याद आया, दो हमने देखे थे, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट तो हमारा ऑटोक्लेविंग हो गया। ड्राई हीट में हमने 160 डिग्री सेल्सियस देखा था, उसमें अप्रॉक्सीमेटली हमको 2 आवर्स रखना पड़ता था। ये क्या होता है, इफेक्टिव है। अगर जो मटेरियल, देखो टेम्परेचर से ही एक आइडिया लगा लो, अगर वो मटेरियल मतलब विद स्टैंड कर सकता है या इतना 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेल सकता है, देन वेल एंड गुड, इट्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से उसको स्टरलाइज हो सकता है। अगर आप कंपेयर करोगे हीट सेंसिटिव मटेरियल से, तो वहाँ तो ये वर्क ही नहीं करने वाला, तभी हम ऑटोक्लेविंग मॉइस्ट हीट को यूज़ करते हैं। स्पोर्स के अगेंस्ट ये कम इफेक्टिव होता है, अगर आप कंपेयर करोगे मॉइस्ट हीट को तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। देन हमारा केमिकल स्टरलाइजेशन। देखो केमिकल स्टरलाइजेशन हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट के लिए अच्छा है, बट इससे क्या होता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। थोड़े से इसके डिसएडवांटेज हैं, आपको इसमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा हैंडलिंग करने में, एरेशन करने में। तो उससे क्या होता है, टॉक्सिक रेजिड्यूज निकालने पड़ेंगे। तो वहाँ केमिकल स्टरलाइजेशन अच्छा है, ठीक है, फाइन है, बट इसमें एक टॉक्सिक का ज़्यादा आप देखने को मिलेगा कि हाँ टॉक्सिक रेजिड्यू है या टॉक्सिसिटी हो सकती है। देन रेडिएशन स्टरलाइजेशन। इस मेथड में हम आयनाइजिंग रेडिएशन, देखो रेडिएशन में हमने क्या देखा था, गामा था, यूवी था, ठीक है। रेडिएशन में आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग के बारे में पढ़ा था। अब जो होता है ये बल्क स्टरलाइजेशन के लिए तो इफेक्टिव है, अगर आप इसको नहीं बल्क में लेते हो देन इट्स नॉट गुड। तो उसके लिए आप बल्क स्टरलाइजेशन करोगे तो अच्छा है। यूवी इफेक्टिव होता है सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए। इसमें हम किसको ले रहे थे, यूवीसी को ले रहे थे। अब यूवीसी ना एक पर्टिकुलर पेनिट्रेशन के लिए तो ठीक है कि हाँ इतना लेवल वो क्रॉस कर सकता है इतने पार्ट में, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब उसका बचे हुए पार्ट का क्या होगा, वहाँ तो नहीं पहुँच पाएगा ना, तो स्टरलाइजेशन नहीं होगा। तो इस हिसाब से नॉन आयनाइजिंग में यूवी का डिसएडवांटेज मान लो या लिमिटेशन मान लो आप। देन फिल्ट्रेशन है। इसमें क्या होता है, लिक्विड और गैस को हम फिल्टर मेम्ब्रेन के थ्रू पास करते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव हो जाते हैं। अगर जैसे आपका कोई भी सब्सटेंस है वो हीट सेंसिटिव या गैसेस है जो हीट सेंसिटिव है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं झेल सकते, तो वहाँ पे उनको आप इसको फिल्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हो। बट आपका जो फिल्टर मेथड है वो वायरस को नहीं रिमूव कर सकता जब तक कि आपका जो पोर साइज है वो इतना स्मॉल हो जाए कि उसको पास ऑन ना होने दे, देन ओनली इट्स फाइन फिल्ट्रेशन, देन ओनली इट्स विल वर्क।
अब आपका गैस प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन है, इसमें हम लो टेम्परेचर हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस प्लाज्मा को यूज़ करते हैं, राइट। अब इसमें ये हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए इफेक्टिव है, रैपिड साइकिल टाइम है, बट इसका जो साइज और शेप है इंस्ट्रूमेंट का वो थोड़ा सा लिमिट कर देता है, लिमिटेशन में आ जाता है। अब हम देखेंगे कि इक्विपमेंट्स जो हैं हम लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन में यूज़ कैसे कर रहे हैं या कौन कौन से हैं, उनका प्रिंसिपल क्या है, क्या एप्लीकेशन है, एडवांटेजेस क्या है। ऑलमोस्ट आई गेस आपको इसमें जो पढ़ोगे ना इक्विपमेंट्स वो ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं लार्ज स्केल पर, बस वही है हम स्मॉल स्केल या लेबोरेटरी लेवल से एक बहुत बड़े कमर्शियल लेवल पर जाने वाले हैं या लार्ज स्केल पर पहुंच गए हैं, वहाँ स्टेरिलाइजेशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट हमको यूज़ करने हैं जिससे कि हम जो स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल है उसको मेंटेन कर सकें, ठीक है, करेक्ट। अब इसका आपको कैसे डिपेंड करेगा, अब आपका इंस्ट्रूमेंटेशन की भी चॉइस आपको किसके बेसिस पर देखनी पड़ती है, अपने मटेरियल के बेसिस पर। आपका किस तरीके का मटेरियल है, ये मटेरियल है, ओके राइट, मटेरियल है, हीट सेंसिटिव है या नहीं, या कोई मतलब उसकी कोई ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से वो अफेक्ट ना हो जाए, कोई लाइक माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन का क्या लेवल है वो चेक करना है। ऑटोक्लेव है, देखो ऑटोक्लेव कुछ इस टाइप का दिखता है, हम इसमें अपना क्या रखते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रॉथ रख देते हैं, कल्चर मीडिया रख देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। तो इसमें मॉइस्ट हीट का यूज़ करते हैं, स्टीम का यूज़ करते हैं, वो अंडर हाई प्रेशर में रहती है, ठीक है। ऑटोक्लेव में क्या होता है, काम अच्छे से कर रहा है बट भाई साहब को बड़ा प्रेशर झेलना पड़ता है, हाई प्रेशर में रख के इसको 121 डिग्री सेल्सियस पे 12 PSI पे 15 से 30 मिनट तक रखते हैं। प्रेशराइज स्टीम क्या करती है, प्रोटीन को डिस्टर्ब करती है। हमने क्या, अगर आपको ये थोड़ा सा भी डाउट है ना इसमें क्या करती है, हम ऑलरेडी ये पढ़ के आ चुके हैं बट फिर भी स्टिल हम पढ़ रहे हैं। प्रेशराइज क्या करता है, हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन भी होगा, करेक्ट, उसमें न्यूक्लिक एसिड भी होगा। अब ये जो दो चीज़ें हैं इसको डिसरप्ट करने का काम कौन करेगा, ये प्रेशर्ड हीट करेगी, उसको सरवाइव नहीं करने देगी, उसकी चीज़ें बिगाड़ देगी। अब एप्लीकेशन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करना हो, ग्लास वेयर या कोई भी कल्चर मीडिया A to Z आपको कुछ भी करना हो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, यहाँ तक कि हीट सेंसिटिव जो मटेरियल है आपके पास वो भी यूज़ कर सकते हो। अब मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इफ़ेक्टिव है, साथ ही ये स्पोर्स के भी लिए भी इफ़ेक्टिव है। बट जो ड्राई हीट होती है या फिर हॉट एयर ओवन में जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे स्पोर्स नहीं किल होते, उनके लिए नहीं है ये, ठीक है, हॉट एयर। बट ये इफ़ेक्टिव होता है कहाँ पे, मॉइस्ट एयर जो है हमारा ऑटोक्लेव। अब जो हम मैकेनिज्म पढ़ के आए थे या फिर आप बोलो हम जो प्रिंसिपल्स पढ़ के आए थे या मैथड्स पढ़ के आए थे, आप ऐसे सोचो, मैकेनिज्म भी समझ लो या मेथड जो हमने पढ़ा था, सोचो उन मेथड को हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स में अप्लाई कर रहे हैं, बस इतना सा है, हम इंस्ट्रूमेंटेशन में जहाँ अप्लाई कर देते हैं वहीं पे उसका स्टरलाइजेशन मेथड हम यूज़ कर लेंगे। जैसे एडवांटेज में स्पोर्स किल कर लेगा, हीट रेजिस्टेंट मटेरियल्स हैं उनके लिए अच्छा है, कंसिस्टेंट और रिलायबल है, आप ना ऑटोक्लेव के ऊपर इजीली रिलाई कर सकते हो क्योंकि बहुत अच्छा है। आई ऑल्सो यूज्ड इन माई PFAM। तो क्या हुआ था, हम बहुत यूज़ करते थे इसको माइक्रोबायोलॉजी लैब के टाइम पे। अब लिमिटेशन क्या आती है, अगर आपकी हीट सेंसिटिव मटेरियल है वही है, उनके लिए अनसूटेबल है, ठीक है। कुछ के जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आप उसको नहीं कर सकते, कुछ प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक को आप इसमें नहीं रख के उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टरलाइज या किल नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको मेंटेनेंस भी चाहिए, फिर वैलिडेशन चाहिए, सब चीज़ें हैं। हॉट एयर ओवन है, थोड़ा सा ना ऑटोक्लेव में केयरफुल रहना पड़ता है, स्टीम होती है, स्टीम को अगर आप नहीं निकलने दोगे ना तो चांसेस है आपको बर्न हो सकता है, तो थोड़ा सा उसमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, केयरफुल रहना पड़ता है। हॉट एयर ओवन है, हॉट एयर ओवन में आप ड्राई हीट को यूज़ करोगे, 2 से 4 घंटे लग जाएंगे उसको किल करने में, क्योंकि आप उसका ऑक्सीडेटिव डैमेज कर रहे हो, ऑक्सीडेटिव डैमेज कर रहे हो, या आप ये बोलो वन मोर थिंग कि प्रोटीन को डीनेचर कर रहे हो, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा है, ये ऑपरेट करेगा इस तरीके से। आपको ग्लासवेयर लाइक स्टरलाइज करने हैं, आप अपने जो बर्तन है ना लैब के वो लेके भागे फिरते हो तो पहले उसको स्टरलाइज करो। यहाँ पे मेटल टूल्स हैं उनको देखो,
अब जैसे बहुत ही मॉइस्ट सेंसिटिव है या मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल है, उनके लिए अच्छा है। हीट रेजिस्टेंट मटेरियल है जिनको हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते ना, उनको हम फिर हॉट एयर ओवन में रखते हैं। क्योंकि देखो यार, अगर कोई आपको सॉल्यूशन निकालना है, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई हाथ छोड़ के बैठ जाओ, नहीं, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑटोक्लेव की जगह हॉट एयर ओवन को यूज़ कर लो, माइक्रोवेव को यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ करके एट द एंड आपको स्टरलाइज करना है। ये आपके इक्विपमेंट्स हैं, कुछ भी यूज़ करो स्टरलाइजेशन के लिए। देखो साइकिल जो है ज़्यादा समय लेगी, इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। हाई टेम्परेचर हर मटेरियल के लिए सूट नहीं करेगा, और आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, लंबा टाइम चाहिए। सोचो आप 2 to 4 आवर्स अगर इसको ऑटोक्लेव कर रहे हो, नॉट ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन में रख रहे हो, तो आपको उसके लिए हाई एनर्जी कंजप्शन चाहिए लंबे समय तक चलाने के लिए। देन अब हम पढ़ेंगे माइक्रोवेव स्टरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, माइक्रोवेव रेडिएशन देता है, रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन के जनरेट करेगा। अब हीट मटेरियल तक जाएगी जिसमें स्टीम आ जाएगी। स्टीम से क्या होता है, उसमें थोड़ा सा इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा, जो काम नहीं हो पा रहा था सही से वो है। अब माइक्रोवेव का आप समझो, बस हम यहाँ माइक्रोवेव में रेडिएशन को यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे मेथड थे ना, जहाँ पे केमिकल तो अभी हमने नहीं यूज़ किया, फिजिकल हम यूज़ कर चुके हैं अब दो जो हमने पढ़े हैं इंस्ट्रूमेंट, तीसरे में हम रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं। तो रेडिएशन में आप देखो, आपकी स्मॉल मेडिकल डिवाइसेस को स्टरलाइज कर सकता है, मेडिकल वेस्ट है, फूड प्रोडक्ट्स हैं। देन एडवांटेज ये है कि रैपिड एनर्जी स्टरलाइजेशन हो जाएगा एफिशिएंटली। देन स्मॉल आइटम या कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रीज हैं, वहाँ पे इसका स्टरलाइजेशन हो सकता है। बट इसका पेनिट्रेशन डेप्थ जो होता है, अगर आप देखो, रेडिएशन एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही पेनिट्रेट कर सकती है, उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तो अगर आपका बल्क में मटेरियल है ना, वहाँ पे ये इनअफेक्टिव हो जाती है, नहीं कर सकते। अब मेटालिक या आपका माइक्रोवेव सेंसिटिव आइटम है, आपका मेटालिक है या माइक्रोवेव सेंसिटिव आइटम है, तो आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते, माइक्रोवेव में रख ही नहीं पाओगे। और कुछ रिस्क होता है कि अनइवन हीटिंग हो सकती है। आपको, आपका इतना बड़ा मटेरियल है, आपने उसको रखा, पता चला यहाँ पे तो हीट हो गई, यहाँ पे रह गया वो, यहाँ पे इतना रह गया, तो क्या फ़ायदा, स्टरलाइजेशन पूरा हुआ ही नहीं। अब हेपा फिल्टर्स हैं। हेपा फिल्टर्स भी, आई गेस आप लोगों ने हेपा फिल्टर्स के बारे में सुना होगा। इन फिल्टर्स का काम होता है एयर को फिल्टर करना फाइन फाइबर्स के थ्रू। ये जो हमारे यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं ना, फिल्टर फ्रेम है, इसमें फाइन फाइबर्स लगे हुए हैं, वो फिर एयर को फिल्टर करते हैं, जिसमें वो 0.3 माइक्रोन से छोटे जो पार्टिकल्स हैं ना, उनको, इतने छोटे पार्टिकल्स को ट्रैप कर देते हैं, उनको इम्पैक्शन या इंटरसेप्शन या डिफ्यूजन के थ्रू, इसके थ्रू करते हैं। सोचो हमारा जो माइक्रोन में 1.1 है, या देखो अगर कोई 0.3 चला गया, 0.5 तक भी है प्रोकैरियोट में कोई, तो वो हेपा फिल्टर्स के थ्रू स्टरलाइज होके देन जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अब जैसे हॉस्पिटल में हैचवैक सिस्टम होता है, वहाँ यूज़ करते हैं, सेफ्टी कैबिनेट्स हैं, क्लीन रूम्स हैं, एयर प्योरीफायर, लेबोरेटरीज, तो वहाँ पे ना हेपा फिल्टर्स आपको देखने को ईजीली मिल जाते हैं, वहाँ पे होते ही होते हैं। अब जैसे कोई भी एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें फिल्टर करना है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे, अपने हेपा बाइसेप को यूज़ कर लेंगे। हेपा बाइसेप को लेके हम सब कुछ क्लीन कर देंगे, स्टरलाइल इन्वायरमेंट रहेगा आपका। आप HVAC सिस्टम के साथ मिलके काम करोगे, थोड़ा वर्सेटाइल हो जाएगा। बट क्या होगा, आपका स्टरलाइज नहीं हो पाएगा सरफेस या मटेरियल, सिर्फ एयर होगी, एयर का ही है। हेपा फिल्टर्स जो हैं ये सिर्फ एयर से थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। एयर बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो एयर से ही रिलेटेड है, और हमें क्या करना है, इसे प्रॉपरली मेंटेन करना है कि इसके अंदर ही कंटामिनेशन ना हो। बेचारा ये तो हवा को साफ करता फिर रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर कंटामिनेशन हो गया, उसको कौन देखेगा। तो इसलिए भाई सबको भी देखना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा सब कुछ। अब स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स आते हैं। स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स वो टूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके ये देखते हैं कि कितना इफ़ेक्टिवनेस आई है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में। मतलब हमारा जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हमने यूज़ किया था वो कितना इफ़ेक्टिव है, कैसे हम लाइक उसके लिए पर्टिकुलर टूल्स को यूज़ करते हैं। ऐसा समझो कि हम अगर कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आप पढ़ ही रहे हो, तो आपको नोट्स
अगर नोट्स होंगे तो वो ज़्यादा बेटर हो पाएगा आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आप नॉर्मली बस देख रहे हो कि हाँ यार ये टॉपिक है ये टॉपिक है ऐसे पढ़ेंगे, नहीं, नोट्स हैं तो नोट्स वो इफेक्टिवनेस है, वो नोट्स क्या है आपके टूल्स हैं। तो इसी तरीके से स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स में हम टूल्स यूज़ करते हैं जो इफेक्टिवनेस को देखते हैं। अब कुछ इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स को इंश्योर करते हैं कि स्टेरिलाइजेशन हुआ है प्रॉपर या नहीं, पता चला उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, उसको हम चेक करते रहते हैं कि वो फ्री हो गया है या नहीं। फिर कुछ स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स में कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस है, मैकेनिज्म है। अब बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स है, देखो 3 तरीके के हैं, हमारा बायोलॉजिकल भी है, मेन टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं, केमिकल है और फिजिकल इंडिकेटर है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स का काम क्या होता है, वो हाईली रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स क्या रखते हैं, हाईली रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरियल स्पोर्स भी आते हैं, वो क्या सर्व करते हैं, एज अ टेस्ट है वो, या बेंचमार्क है, या आप ये बोलो ये ना स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हाँ भाई इतना होना ही चाहिए अगर आपका स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है। तो उससे ये पता चलता है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की एफिकेसी क्या है। अगर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस उन रेजिस्टेंट स्पोर्स को किल कर देता है तो ऐसा मान के चलो कि ये इफेक्टिव है सारे ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उन सब के थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। प्लेसमेंट क्या है, आप अपना बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स प्लेस करोगे स्टेरिलाइजेशन लोड में, वहीं स्टेरिलाइजेशन लोड में रख दोगे। फिर जो सबसे चैलेंजिंग है कि वो लोकेशन क्या है, ठीक है, आपका चैलेंजिंग है लोकेशन वो स्टेरिलाइट का रीच करने के लिए। स्टेरिलाइजेशन साइकिल को रन करोगे, फिर स्टेरिलाइजेशन के बाद उसको आप इंक्यूबेट करोगे इंडिकेटर, तो इंडिकेटर को इंक्यूबेट करोगे, कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं उसके अंडर। ऑब्जर्वेशन में आप कोई साइन देखोगे, अगर आपको लगता है टर्बिडिटी आई है या कलर चेंज हुआ है तो उससे क्या होता है, हमें एज इन नो ग्रोथ का पता चलता है। अगर सक्सेसफुल स्टेरिलाइजेशन है और अगर यहीं पे ग्रोथ हो गई है तो समझो आपका स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस फेल हो चुका है। अब जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस है जिसको हम स्टीम स्टेरिलाइजेशन में यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस प्लाज्मा में। फिर बैसिलस एट्रोफिस है जो ड्राई हीट की तरह यूज़ करते हैं या उसमें यूज़ करते हैं हम। अब देखो ये तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स थे, देन केमिकल इंडिकेटर्स आते हैं। उसका प्रिंसिपल है कि केमिकल इंडिकेटर्स में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो कलर चेंज कर देते हैं या एक तरीके से कुछ ऐसी चीज़ फॉर्म करते हैं जब वो सर्टेन स्टेरिलाइजेशन कंडीशन में एक्सपोज होते हैं। मतलब या कोई ऐसी कंडीशन होगी स्टेरिलाइजेशन की जब वो एक्सपोज होंगे तो उनका कलर चेंज हो सकता है, वो कुछ ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं या कुछ ऐसा फॉर्म कर सकते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा स्टेरिलाइजेशन हुआ है या नहीं या कितना इफेक्टिव है। तो एक विजुअल कंफर्मेशन के लिए स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स से मतलब उसको पहुंचना पड़ेगा, उतने तक तो एटलीस्ट वो सेटिस्फाई करे कि हाँ भाई यहाँ तक पहुंच के माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं है या फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्लास 1 में प्रोसेस इंडिकेटर होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि आइटम जो है वो एक्सपोज हो चुका है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में। आप ऑटोक्लेव टेप को देख लो फॉर एग्जांपल। क्लास 2 में स्पेसिफिक टेस्ट इंडिकेटर होता है, उसमें आप स्पेसिफिक टेस्ट यूज़ करोगे, जैसे बोविडिक टेस्ट पैक होता है स्टीम पेनिट्रेशन के लिए। सिंगल पैरामीटर्स इंडिकेटर्स हैं, वहाँ पे 1 क्रिटिकल पैरामीटर से इफेक्ट करेंगे। यहाँ स्पेसिफिक पैरामीटर्स बात कर रहे थे ना, यहाँ पे वो सिर्फ टेम्परेचर से करेगा। और क्लास 4 में वो टाइम और टेम्परेचर से रिएक्ट करेगा। 2 या मोर क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं। क्लास 6 में वो सारे क्रिटिकल पैरामीटर्स से इफेक्ट करेगा। क्लास 6 देखोगे आप प्रिसाइजली वो मिमिक करता है परफॉर्मेंस को स्पेसिफाइड स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस साइकिल में। अब प्रोसीजर है, सबसे पहले आप रखोगे केमिकल इंडिकेटर को इनसाइड और आउटसाइड द स्टेरिलाइजेशन पैक और लोड। फिर स्टेरिलाइजेशन साइकिल चलेगी, आप देखोगे इंडिकेटर में कलर चेंज होगा या कोई स्पेसिफिक रिएक्शन होगा, वो हमें ऑब्जर्व करना है। वही देखना पड़ता है हमें किसमें, केमिकल इंडिकेटर्स में। फिजिकल इंडिकेटर्स में, फिजिकल इंडिकेटर में मॉनिटरिंग होती है, आप उसमें मॉनिटरिंग करोगे या रिकॉर्ड कर सकते हो जो भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं। जैसे स्टेरिलाइजेशन के हमारा टाइम है, आप ऊपर पढ़ के आओ ना, केमिकल में भी कुछ पैरामीटर्स में प्रिसाइजली चेंज आता है या रिएक्ट करते हैं। टाइम है हमारा,
टेम्परेचर है हमारा या प्रेशर है, अगर इनमें कहीं भी कोई चेंज आता है तो आप समझिए इसको मॉनिटर कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, देन बता सकते हो कि हाँ भाई इतना टेम्परेचर था, इतना चेंज आया है। ठीक है, थर्मामीटर, थर्मोकपल्स होते हैं वो टेम्परेचर देखने का काम करते हैं, प्रेशर गॉजेस होती हैं वो प्रेशर मेजर करती हैं, या आपका जो डेटा लॉगर्स हैं वो मल्टीपल पैरामीटर्स को टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। आप क्या करो, आप इनको जो फिजिकल इंडिकेटर्स हैं इनको सेट कर दो अपने किसी भी स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट में, तो आप इसको इंस्टॉल करोगे ना तो इजीली मॉनिटर या रिकॉर्ड कर पाओगे जब स्टरलाइजेशन साइकिल चलेगी। फिर आप अपना रिकॉर्डेड जो भी डेटा है आपके पास रिकॉर्डेड, उसको स्टरलाइजेशन साइकिल के हिसाब से आप चेक करो, फिर उसको मैच करो आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं या कोई भी एज इन सेट है उससे कंपेयर करोगे। स्टैंडर्ड से जब कंपेयर करते हैं ना तो पता चल जाता है कितना एफिशिएंटली स्टरलाइजेशन हुई है, कितना एफिकेसी दिया है या कितना इफेक्टिव है स्टरलाइजेशन। ओके राइट, ये था स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। इसमें हमने सारे वैल्यूएशन पढ़े थे, देन इक्विपमेंट्स पढ़े, स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स पढ़े। ओके, बस यही था इसमें। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।